मुंबई के गोवंडी इलाके की है। ये वारदात है अक्टूबर 2023 की, यानी पिछले साल की बात है। अक्टूबर 2023 को गोवंडी इलाके के देवनार के जंगलों में एक खंडहर नुमा एक कुआं है और उसे लोग भूतिया तालाब के नाम से जानते भी हैं। भूतिया तालाब नाम ही अपने आप में थोड़ा अजीब है, भूतिया तालाब। लेकिन ये कुआं ऐसा है जिसकी दीवार जो है वो टूटी हुई है और काफी ये चौड़ा है। इस वजह से आसपास के बच्चे इस कुएं में कई बार स्विम करने के लिए आते थे। तो इसी तरह से 14 अक्टूबर 2023 में बच्चे नहाने के लिए स्विमिंग के लिए जाते हैं। जंगलों के बीच मौजूद इस कुएं में जब लड़के नीचे उतरते हैं और तैरने लगते हैं तो एक लड़के के पांव में कोई चीज टच होती है पानी में। अब वो क्या चीज है उस लड़के को शुरू में पता नहीं चलता। उसे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि जिस चीज से भी उसका पांव टकराया था वो चीज थोड़ी नरम किस्म की थी, कोई सख्त चीज तो नहीं थी। तो जब कोई नरम चीज पांव से टकराई तो उस लड़के को थोड़ा खटक गया। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि यार इस पानी में कुछ तो है, कोई चीज है। जब लड़के ने गौर से उस चीज को देखा तो डर गया, घबराकर पानी से बाहर आया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वो डर गया था और लड़का भी बुरी तरह घबरा गया जिसके पांव में वो चीज टकराई थी। और उसके सारे दोस्त बिल्कुल उछलकर कुएं से बाहर निकल आए और वो बुरी तरह डरे हुए थे और इस बात को लेकर सोच में पड़ गए कि ये मामला क्या है। जो लड़के आए थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो, कोई भूत देख लिया क्या? उसने कहा, भूत नहीं, पानी में एक इंसान की लाश है। यहाँ तो कुएं के अंदर किसी इंसान की लाश है। और जैसा कि भूतिया तालाब नाम था, जैसा कि तरह तरह के किस्से कहानियों के बारे में वो सुनते आ रहे थे, इस बार बात बिल्कुल वैसे ही निकली। अंदर से लाश निकल आई। अब लड़के बाहर तो आए, बाहर आकर काफी सोचा कि यहाँ रुके भाग जाए, पुलिस को बताएं, क्या करें। लेकिन उन लड़कों में कुछ समझदार भी थे। उन्होंने ये तय किया कि नहीं, पुलिस को तो बताना ही चाहिए, क्योंकि अगर अंदर डेड बॉडी है तो ये कोई भूत पिशाच वाली बात नहीं है, कोई क्राइम इससे जरूर जुड़ा हुआ है, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब उन लड़कों ने पुलिस को भूतिया तालाब में लाश पड़ी होने की खबर दी। जब गोवंडी की पुलिस को इसका पता चला तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। उसे भी लगने लगा कि अरे, नाम भी भूतिया तालाब और अंदर लाश भी पड़ी है। पुलिस की टीम तुरंत वहां पर पहुंची और साथ ही उस डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए पुलिस की टीम ने फायर ब्रिगेड वालों से भी मदद मांगी। फायर ब्रिगेड की एक टीम भी मौके पर पहुंची। रस्सी के सहारे एक्सपर्ट्स लोगों को कुएं में उतारा गया और उसके बाद एक लाश बाहर निकाली गई। लाश की हालत बहुत खराब थी और उसे देखने से ही ये साफ पता चल रहा था कि लाश को इस कुएं में फेंके गए या डाले हुए कई दिनों का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि लाश तकरीबन सड़ चुकी थी। और उस लाश को देखकर मरने वाले शख्स की पहचान किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो बिल्कुल फूल गई थी और म्यूटिलेटेड बॉडी थी। प्लस जब उस लाश का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस ने ये भी देखा कि उस लाश पर कई सारे इंजरी मार्क मौजूद है। और ऐसे इंजरी मार्क है, ऐसे जख्म के निशान है जिन्हें देखकर लगता है कि शायद इस आदमी का कत्ल चाकू मारकर किया गया है। लेकिन ये आदमी कौन है, उसकी उम्र क्या है, पहचान क्या है, ये सारी चीजें पुलिस को पता नहीं थी। और उस कुएं के पास में कोई ऐसी चीज भी उन लड़कों को या पुलिस को नहीं मिली जिससे इस मरने वाले शख्स की कोई पहचान हो पाती। क्योंकि लाश वहां पड़ी थी तो पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करनी थी। अब पुलिस ने कुएं और आसपास के इलाके को घेर लिया और जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें थोड़ा दूर हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। और जब सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की तो पुलिस को वहां पर एक पैकेट मिला, यानी उनको वॉलेट मिला, यानी जो मेल पर्स होता है वही पुलिस को मिला था। उस वॉलेट में कुछ कागज वगैरह रखे हुए थे और साथ ही जिस जगह पर यह वॉलेट पुलिस को पड़ा हुआ मिला उसी जगह पर पुलिस को खाली शराब की कुछ बोतलें भी मिली। अब पुलिस ये कंफर्म नहीं कर पा रही थी, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि इस पैकेट का इन शराब की बोतलों का वाकई उस डेड बॉडी से कोई कनेक्शन है भी या ये महज एक इत्तेफाक है। पुलिस को ये भी लग रहा था कि यहाँ कभी कोई इस जगह पर जंगल के बीच में पार्टी करने आया हो और ये चीजें भूल कर चला गया हो। लेकिन पुलिस को तफ्तीश करनी थी तो पुलिस ने एक चांस लेने के बारे में सोचा और पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं इस पैकेट को खोलकर ये देखा जाए कि इसमें क्या है, और अगर इससे इस मर्डर वाले मामले में कोई क्लू मिलता है और तफ्तीश आगे बढ़ती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो पुलिस ने जब वो पैकेट खोला तो पुलिस ने देखा कि उसमें कागज के कुछ टुकड़े रखे थे और उन टुकड़ों में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। लाश का मिलना, भूतिया तालाब, फिर वो पर्स जैसी चीज का मिलना, उसके अंदर कागज।
कागज में मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें किसी हॉरर स्टोरी से मिलती जुलती लगती है, लेकिन है रियल स्टोरी थी। तो जब मोबाइल नंबर मिलता है तो पुलिस को ये समझ में नहीं आता कि ये मोबाइल नंबर किसका है, क्योंकि उन कागजों में इस मोबाइल नंबर के अलावा और कोई चीज लिखी हुई नहीं थी। तो इस मोबाइल का मालिक कौन है, किसका नंबर है, पुलिस को कुछ नहीं पता था। लेकिन पुलिस ने तय किया कि वो इस मोबाइल नंबर पर फोन करेगी और फोन करके ये पता करने की कोशिश करेगी कि ये नंबर किसका है और क्या वो शख्स मरने वाले आदमी को जानता है या नहीं जानता है। तो पुलिस ने जब उस नंबर पर फोन किया तो कई बार कोशिश करने के बावजूद पूरी घंटी गई, लेकिन वो मोबाइल नंबर जो है वो अनआंसर्ड रहा। यानी लाख कोशिश करने के बावजूद उस मोबाइल के मालिक से बात नहीं हो पाई। अब पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो ये मोबाइल नंबर उस मरने वाले शख्स का भी हो सकता है जिसकी लाश कुएं में मिली है। अगर किसी जिंदा इंसान का ये फोन होता तो शायद वो इतनी बार कॉल करने पर एक बार तो उठा ही लेता। और पुलिस ने रुक रुक कर कॉल किया, कई घंटों के अंतराल में उसे कॉल किया। अब जब पुलिस को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि ये फोन मरने वाले शख्स का ही हो, तो फिर पुलिस ने तय किया कि वो इस नंबर की कॉल डिटेल निकालेगी और उस कॉल डिटेल के जरिए एक तो मरने वाले शख्स की पहचान भी पता करेगी। उस शख्स के साथ जिन लोगों की बातचीत होती थी उनके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाएगी। पुलिस ने अब उस नंबर की सीडीआर निकलवाया और सीडीआर निकलवाने के बाद पुलिस ने बहुत बारीकी से उसमें जो भी कॉल डिटेल में जो और नंबर डिस्प्ले हो रहे थे उन नंबरों को पुलिस ने देखा। जो लास्ट कॉल इस नंबर पर हुई थी उस नंबर को पिक किया और ये तय किया कि पुलिस उस नंबर पर बात करेगी। पुलिस की एक टीम ने उस नंबर को फोन किया और फोन करके पूछा कि ये नंबर किसका है और वो कैसे इस आदमी को जानता है, इसके साथ उसके आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी। तो इस आदमी ने पुलिस को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस शख्स ने पुलिस को ये बताया कि ये नंबर उसके एक जानकार का है जिसका नाम है करण चंद्र। करण चंद्र की उम्र 22 साल की है और वो उत्तर प्रदेश के बांदा का रहने वाला है और कुछ समय पहले तक वो मुंबई में रहता था और मुंबई में ही काम करता था। अब पुलिस ने ये पूछा कि आपकी करण चंद्र से आखिरी बार कब बात हुई थी, तो उस शख्स ने कुछ रोज पहले की बात बताई और कहा कि उसकी करण से आखिरी बार तभी बात हुई थी। लेकिन इसके बाद से उसने कई बार करण को फोन किया, लेकिन उससे फिर दोबारा उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका फोन लगातार अनआंसर्ड जा रहा था। अब पुलिस को करण के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और ये भी पता चल चुका था कि करण मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वो मुंबई में भी रह चुका था। पुलिस ने करण के घर वालों से बांदा में संपर्क किया और जब संपर्क किया तो ये पता चला कि करण ने कुछ समय पहले ही मुंबई की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है गुलनाज खान, उसके साथ घर से भागकर शादी की थी। यानी करण ने अपनी गर्लफ्रेंड गुलनाज को उसके घर मुंबई से भगा लिया था और शादी की थी और इसके बाद वो दोनों बांदा में आ गए थे और बांदा में ही कुछ समय तक वो रहे भी। बांदा में जो करण के घर वाले हैं वो भी परेशान थे कि करण का फोन लगातार अनआंसर जा रहा है और बांदा से पुलिस को ये जानकारी मिली कि करण कुछ रोज पहले ही अपनी पत्नी गुलनाज को लेकर अपने ससुराल मुंबई गया था। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने गुलनाज के घर वालों को ट्रेस किया और पता चला कि गुलनाज का परिवार मुंबई के ही धारावी इलाके में रहता है और ये जो धारावी का इलाका है वो उसी भूतिया पुल वाला जो गोवंडी का इलाका है, यानी उसके नजदीक का एरिया है। तो पुलिस की टीम जब धारावी में गुलनाज खान के घर पहुंची तो गुलनाज खान के घर वाले भी बहुत हैरान परेशान नजर आए। गुलनाज के घर वालों ने पुलिस को ये बताया है कि आप उनके दामाद करण को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो खुद इस बात से परेशान है कि उनकी बेटी कहाँ गई। उनकी बेटी भी पिछले कई दिनों से गायब है। उनकी बेटी अपने दामाद के साथ उनसे मिलने मुंबई आई भी थी, लेकिन इसके बाद घर से चले गए थे। लेकिन इसके बाद उनको कोई खबर नहीं है और वो अब खासकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज भी करवा चुके हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने वो मिसिंग कंप्लेंट भी गोवंडी की पुलिस को दिखाई जो उन्होंने धारावी के आसपास के ही किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस को ये सब बात सुनने के बाद हैरानी भी हुई और पुलिस को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलनाज का भी कत्ल हो गया हो। अब सवाल ये है कि एक नवविवाहित जोड़े की हत्या कोई क्यों करेगा। पुलिस को लगा दोनों अलग अलग संप्रदाय से थे, इनकी शादी कुछ लोगों को नागवार गुजर रही होगी और हो सकता है कि उन्होंने ही इन दोनों का कत्ल कर दिया। अब नागवार गुजरने की जो बात है, आमतौर पर इस तरह के बहुत सारे मामले हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। तो पुलिस को भी ये लगने लगता है कि अगर मुंबई में ये हत्या हुई है और बेटी और दामाद उत्तर प्रदेश से मुंबई इनके पास आए थे और इसके बाद दामाद की हत्या हो गई,
बेटी गायब है तो बहुत मुमकिन है कि इस गुमशुदगी और कत्ल के पीछे गुलनाज खान के घर वालों का ही हाथ हो, जो भोले बन रहे हो। और हो सकता है कि अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी। पुलिस को अब इस थ्योरी पर काम करना था। पुलिस ने अब इस सिलसिले में धारावी में गुलनाज के घर वालों से कई बार पूछताछ की और अलग अलग ऑफिसर्स ने अलग अलग फैमिली मेंबर्स से पूछताछ की और ये समझने का, ये असेस करने की कोशिश की। बार उन्होंने अपनी बेटी दामाद को कब देखा, कहाँ मिले, उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट कब दर्ज कराई। तो इस तरह की जब ढेरों सवाल पूछे गए तो खान के घर के लोगों के जवाब में कुछ विरोधाभास यानी कुछ अलग अलग जवाब पुलिस को नजर आई। यानी अब पुलिस को ये लगने लगा कि उनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका शायद सही है और बहुत मुमकिन है कि गुलनाज खान के घर वाले ही अपनी बेटी और दामाद की मौत और गुमशुदगी के पीछे शामिल हो। पुलिस ने गुलनाज के पिता को राउंड अप किया, उसके भाई को राउंड अप किया और उसके परिवार के कुछ और लोगों को हिरासत में लिया। और इसके बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ही न सिर्फ अपने दामाद की बल्कि अपनी बेटी गुलनाज का भी कत्ल कर दिया है। जी हाँ, लड़की के परिवार वालों ने अपने दामाद और अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। असल में मुंबई में रहने के दौरान करण की मुलाकात गुलनाज से हुई थी और दोनों में प्यार हो गया था। क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे तो दोनों को इस बात का एहसास था कि घर वाले इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, खास करके घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा गुलनाज बार बार अपने होने वाले पति यानी बॉयफ्रेंड करण को कहती थी। तो करण ने गुलनाज को भगा लिया था और नवंबर 2022 यानी तकरीबन 1 साल पहले दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। कई महीनों तक भागकर शादी करने के बाद ये दोनों बांदा में अपने घर में ही रहे और करण के बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी तो वो क्लूलेस रहे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई और किसने भगा लिया। तब तो उन्होंने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। लेकिन बाद में जब लड़का लड़की दोनों को ये लगा कि चलो अब बहुत वक्त हो गया है, उन्हें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। उसी दिन रात को ट्रेन से उतरकर जब ये घर पहुंचे, गुलनाज के पति करण चंद्र को गुलनाज के पिता, उसके भाई और उसके कुछ दोस्तों ने अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद उसी दिन रात को वो उसे भूतिया तालाब के पास गोवंडी लेकर गए और वहां ले जाकर पहले चाकुओं से वार करके एक के बाद एक गले में और दूसरे वाइटल पार्ट में उन्होंने अपने दामाद की यानी गुलनाज के पति कर चंद्रा की जान ले ली। और हत्या करने के बाद जब उन्हें इस बात का इत्मीनान हो गया कि इस भूतिया तालाब के सुनसान जगह पर कोई नहीं आता है तो फिर उन्होंने उस भूतिया तालाब में करण की लाश फेंक दी और वहां से फरार हो गए। वहां से फरार होने से पहले जो भी करण के पास की सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। एक वो पैकेट इत्तेफाक से वहीं जंगल में पड़ा रह गया और कत्ल से पहले या कत्ल के बाद में उन्होंने शराब भी पी थी जिसके बोतल सबूत के तौर पर ये निशान के तौर पर वहां पर पड़े थे। और इसी शराब की बोतल और वो पैकेट उसके सहारे पुलिस की जांच अब तक यहाँ तक पहुंची थी। पुलिस ने कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने गुलनाज के बारे में पूछताछ की और उनसे पूछा कि गुलनाज कहाँ है। तो जिन्होंने अपने दामाद के कत्ल की बात कबूल की उन्होंने गुलनाज के कत्ल की बात भी कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि उन्होंने गुलनाज की हत्या भी उसी दिन की थी और गुलनाज को उन्होंने एक कैब में चलती गाड़ी में धोखे से अगवा किया था और चलती गाड़ी में ही उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसकी लाश नवी मुंबई के कलमबोली इलाके में ठिकाने लगा दी। तो खैर पुलिस ने जांच की और गुलनाज की लाश के बचे हुए अवशेष को भी पुलिस ने बरामद किया। 14 अक्टूबर को गोवंडी पुलिस को कुएं में लाश मिली और लाश को शिनाख्त के बाद पुलिस की जांच गुलनाज के पिता तक जा पहुंची और पूरी वारदात का खुलासा हुआ। मुंबई पुलिस ने मामले के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में पिता गोरा रईसुद्दीन खान, उसके बेटे सलमान गोरा खान, सलमान के दोस्त मोहम्मद कैफ, नौशाद खान और उसी इलाके के 3 अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं, इस मामले को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस के जोन 6 के डीसीपी हेमराज राजपूत ने मामले की जांच के लिए 10 टीमें बनाई थी। अगर मैं करण और गुलनाज की बात करूं तो नवीन और गुलनाज ने जो किया उसे सही या गलत के पैमाने पर मापना कठिन है, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत अनुभवों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने प्रेम को समाज की बंदिशों और परिवार की आपत्तियों के बावजूद चुना, जो उनके दृष्टिकोण से सही था। प्रेम और रिश्तों में निर्णय व्यक्तिगत होते हैं और इसमें सही या गलत का निर्धारण करना जटिल हो सकता है। गुलनाज और करण ने अपने प्रेम के लिए साहस दिखाया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके परिवार को भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा।
समाज और परिवार की स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है, और ऐसे मामलों में संवाद और समझ का मार्ग अपनाना बेहतर होता है। अगर उनके परिवार और समाज ने उनके प्रेम को समझा और स्वीकार किया होता तो शायद यह दुखद अंत नहीं होता। समाज और परिवार की स्वीकृति और समर्थन के साथ मिलकर चलना चाहिए था, ताकि ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। गुलनाज और करण के परिवार वालों ने जो किया वह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। हत्या जैसे गंभीर अपराध को किसी भी परिस्थिति में उचित ठहराना असंभव है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या कोई अन्य, नैतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से गलत है। परिवारों को अपनी असहमति और भावनाओं को संवाद और समझ के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए, न कि हिंसा के माध्यम से। अगर गुलनाज और करण के परिवार वालों को उनकी शादी से आपत्ति थी तो वे इस मुद्दे को बातचीत और सलाह के जरिए हल कर सकते थे। उनके द्वारा किया गया यह कृत्य न केवल गलत है, बल्कि इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस घटना से यह सीख मिलती है कि किसी भी विवाद या असहमति को हिंसा के बजाय संवाद, सहानुभूति और समझदारी से हल करना चाहिए। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि नफरत और असहिष्णुता का मार्ग कभी भी सही समाधान नहीं हो सकता। करण के परिवार पर इस घटना का बहुत गहरा और दर्दनाक असर पड़ा होगा। अपने बेटे की इस प्रकार की हत्या का पता चलना किसी भी परिवार के लिए अत्यंत दुखद और दिल दहलाने वाला होता है। सबसे पहले करण के परिवार को अपने बेटे की मृत्यु का शोक मनाना पड़ा होगा। इस प्रकार की हिंसक और असामयिक मौत का समाचार बहुत ही हृदय विदारक होता है। समाज में भी उनके परिवार को इस घटना के कारण मानसिक और सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ा होगा। लोग बातें करेंगे और कुछ लोग परिवार को दोषी भी ठहरा सकते हैं। परिवार को न्याय पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और मानसिक रूप से थकाने वाली होती है। करण के परिवार को सुरक्षा और भय का अनुभव हो सकता है, खासकर अगर उन्हें लगता है कि हत्या के पीछे कोई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की घटनाएं परिवार पर लंबे समय तक भावनात्मक और मानसिक प्रभाव डाल सकती हैं। उनके लिए इस दुख से उबरना और सामान्य जीवन में वापस आना कठिन हो सकता है। करण के परिवार के लिए इस स्थिति से उबरना और अपने जीवन को फिर से सामान्य करने की कोशिश करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। समाज, दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग और सहानुभूति उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह के जघन्य अपराध के लिए भारतीय कानून के तहत दोषियों को कठोरतम सजा दी जाती है। धारा 302 हत्या, इसके तहत दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। धारा 364 अपहरण, इसके तहत दोषी को 7 साल से आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। धारा 201 सबूत मिटाने, इसके तहत दोषी को 7 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। अगर गुलनाज के परिवार वालों पर हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने के आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें इनमें से एक या अधिक सजा दी जा सकती है। न्यायालय मामले की गंभीरता और सभी साक्ष्यों को देखते हुए सजा का निर्धारण करेगा। ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि अपराध पूर्व नियोजित और जानबूझकर किया गया था। अगर दोषियों के खिलाफ सभी साक्ष्य और गवाह मजबूत होते हैं तो उन्हें कठोरतम सजा मिलने की संभावना अधिक होती है। न्यायपालिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि न्याय मिले और समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। हमें समाज में हर व्यक्ति को अपने रिश्तों को जीने की आजादी देनी चाहिए और किसी भी प्रकार की नफरत और असहिष्णुता को समाप्त करना चाहिए। याद रखें, अपराध को कभी भी छुपाएं नहीं, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, सच्चाई की जीत हमेशा होती है।